नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर आपके बीच भाग 2 लेकर आया हूँ। अध्याय 3 का नर जनन अंग तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब ऑर्गन सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम भाग 1 के अंतर्गत आप सबको लैंगिक जनन के बारे में बताया था कि मनुष्यों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वह लैंगिक जनन में कौन कौन से ऑर्गन्स मतलब अंग भाग लेते हैं। ठीक है, तो नर में मनुष्य में जो होता है प्राणी में नर जनन अंग तंत्र के बारे में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो होता है यह नर जनन अंग तंत्र, इसमें इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे क्या किया गया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? पहला है इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, कौन है? पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसे क्या किया गया है? पहला इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? प्राथमिक लैंगिक अंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और दूसरा है इसमें दूसरा है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, एक्सेसरी अथवा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, आए बात समझ में? अब इसमें जो है प्राथमिक लैंगिक अंग में जो होता है क्या आता है? वृषण आता है। ठीक है, टेस्टिस इसमें क्या आता है? वृषण आता है। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत कौन सा आता है? वृषण, टेस्टिस आता है। ठीक है, और ये जो होता है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग को, इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे क्या किया गया है? इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है इसमें सहायक नलिका, एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, और दूसरा है सहायक ग्रंथि। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? वृषण है। ठीक है, और दूसरा सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग कौन सा है? इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन से? सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो है, जो पहला है सहायक नलिका। ठीक है, ये जो सहायक नलिका है, इस नलिका को जो है निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे क्या किया गया है? इसे निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे क्या किया गया है? इसे निम्न भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है रीड टेस्टिस,
रीड टेस्टिस। दूसरा है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका वास डिफरेंसन, ठीक है, वास डिफरेंसन। तीसरा है अधिवृषण, अधिवृषण एपिडिडाइमिस, ठीक है। और चौथा है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंसेस, ठीक है। ये क्या है? ये हैं सहायक नलिका, ठीक है। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? रीड टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी, ठीक है। ये किस में आती हैं? सहायक नलिका के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब इसमें आता है आपका दूसरा जो था सहायक ग्रंथि, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। सहायक ग्रंथि कौन कौन सी होती है, चलिए इसमें पढ़ते हैं कि जो दूसरा था, दूसरा वाला सहायक ग्रंथि, ठीक है। ये जो है सहायक ग्रंथ में, ये इसमें क्या क्या आता है? सहायक ग्रंथ में आता है पहला शुक्राशय, ठीक है, सेमनी, सेमिनल, सेमिनल वेस्कल, ठीक है। और दूसरा आता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, ठीक है। और तीसरा आता है काउपर ग्रंथि या वल्वो यूरेथ्रल, ठीक है। तो ये जो है कुछ सहायक ग्रंथि हैं, कौन सा? शुक्राशय, प्रोस्टेट और कॉपर ग्रंथि या वल्वो यूरेथ्रल, ठीक है। तो इस किस में आती हैं? सहायक ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं। इसमें मैंने क्या कहा? नर जनन अंग तंत्र में इसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक लैंगिक अंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब पहला क्या है? वृषण है, ठीक है, टेस्टिस। और दूसरा है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग, ठीक है। अब सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था सहायक नलिका एक्सेसरी डक्ट्स और दूसरा था सहायक ग्रंथि एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो हमने जिसमें आपको सहायक नलिका में क्या बताया? रीड टेस्टिस बताया, शुक्रवाहिका बताया, ठीक है। क्या बताया? शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी, ठीक है। और इसमें सहायक ग्रंथि में मैंने क्या कहा? शुक्राशय, प्रोस्टेट और कॉपर ग्रंथि या वल्वो यूरेथ्रल, ठीक है। तो चलिए हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा क्या है और उसका कार्य क्या है, ठीक है। जिस प्रकार आप इसमें देख रहे होंगे, एक नर जनन अंग तंत्र का जो मतलब अंग होता है जनन क्रिया करने का, वह एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब समझ में, तो हम इसी के बारे में चलिए जानते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे वृषण, ठीक है। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग में हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? वृषण टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें क्या है? वृषण टेस्टिस, ठीक है। इसमें क्या है? जो वृषण होता है मनुष्य का, यह मनुष्य का वृषण यह मनुष्य के शरीर के बाहर उदर गुहा में प्रजनन होता है, ठीक है। क्या होता है? यह मनुष्य के शरीर के बाहर उदर गुहा से बाहर पाया जाता है
और यह हल्के गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है? यह एक गुलाबी रंग का होता है और यह एक वृषण कोश में प्रेजेंस होता है। स्क्रोटम जिसको हम बोलते हैं, वह एक वृषण कोश में यह पाया जाता है। ठीक है, और यह जो होता है मनुष्यों में वृषण कोश शरीर के बाहर प्रेजेंस होता है। मतलब क्योंकि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर जो होता है, तापमान, वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसीलिए इसको मनुष्य के शरीर के तापमान से कम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस उससे कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए जो होता है यह शरीर के बाहर, उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। और ये जो होता है वृषण जो होता है टेस्टिस, यह जो वृषण होता है यह 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, क्या होता है? लंबा होता है और 2 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है? चौड़ा होता है। ठीक है, चौड़ा होता है और इसका निर्माण भ्रूण में ही मीजोड्रम के द्वारा होता है। ठीक है, वृषण का निर्माण मादा के यूट्रस मतलब गर्भाशय में जो होता है, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण अवस्था में ही यह जो होता है मीजोड्रम के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, और यह 7वें मंथ के बाद यह मनुष्य के जो वृषण होता है यह उदर गुहा से बाहर आ जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? यह जो वृषण होता है मादा के भ्रूण में ही यह उत्पन्न होता है और किसके द्वारा? मीजोड्रम के द्वारा होता है। और यह जब भ्रूणावस्था में 7वें मंथ के बाद जो होता है यह क्या होता है? वृषण उदर गुहा से बाहर आ जाता है। ठीक है, और इसलिए लेकिन कुछ ऐसे जंतु हैं जैसे व्हेल हो गया, हाथी हो गया और समुद्री गाय हो गया, यह जो होता है इनके जो है उदर गुहा में ही वृषण क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और कुछ और ऐसे एनिमल्स जैसे बिल्ली हो गई, गिलहरी हो गया, चूहा हो गया, इनमें जो होता है जनन के समय ही उदर गुहा से बाहर वृषण जो होता है तब निकलता है। ठीक है, तो इसमें जो है यह जो वृषण होता है टेस्टिस, ठीक है, इसमें मैंने क्या कहा कि यह जो होता है टेस्टिस, यह एक जोड़ी में पाया जाता है जो हल्के गुलाबी रंग का होता है। यह एक वृषण कोश में उदर गुहा से बाहर पाया जाता है क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको शरीर के तापमान से कम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए। ये
ड्रम के द्वारा वृषण का विकास होता है जो भ्रूण में 7वें माह के बाद ये वृषण उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं ठीक है। जिस भी व्यक्ति में यह क्रिया नहीं होती तो वह बंध्य होता है ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें उदर गुहा में ही वृषण होता है, जैसे हाथी, व्हेल, समुद्री गाय आदि। परंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें जनन के समय ही ये उदर गुहा से बाहर आते हैं ठीक है। तो ये था आपका वृषण के बारे में। मैंने क्या कहा, वृषण जो टेस्टिस होता है यह एक जोड़ी में पाया जाता है जो हल्के गुलाबी रंग का होता है ठीक है। यह एक वृषण कोश में उदर गुहा से बाहर पाया जाता है क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको शरीर के तापमान से कम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, तभी यह स्पर्म बनने का कार्य होता है। और यह मेसोड्रम के द्वारा वृषण कोश का विकास होता है। किसमें? मेसोड्रम जो मादा का यूट्रस होता है जहां बच्चे पलते हैं उसमें जो होता है 3 भाग होता है, को हम बोलते हैं एक्टोड्रम, दूसरे को बोलते हैं मेसोड्रम, तीसरे को बोलते हैं एंडोड्रम। जिसमें मेसोड्रम की सहायता से ही वृषण का क्या होता है, उत्पत्ति होती है, विकास होता है। और जो भ्रूण में ही 7वें माह के बाद यह वृषण उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। अगर जिस भी मनुष्य में यह 7वें माह में भ्रूण से बाहर नहीं आता है तो वह बंध्य हो जाता है ठीक है, उसमें वृषण का विकास नहीं हो पाता ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें उदर गुहा में ही वृषण पाया जाता है, जैसे हाथी हो गया, व्हेल हो गया, समुद्री गाय हो गया। इनमें वृषण गुहा में ही क्या होते हैं, वृषण टेस्टिस प्रजनन होता है। लेकिन कुछ और भी ऐसे जीव हैं जो जनन क्रिया करने पर जब करते हैं तब वह उदर गुहा से बाहर आता है, जैसे बिल्ली हो गया ठीक है। कौन से? जैसे बिल्ली, गिलहरी, चूहा ठीक है। इनमें क्या होता है, जनन क्रिया करने के
पर जब करने की मतलब चालू करते हैं तो उनमें क्या होता है, यह मतलब उनमें ब्रेशर या टेस्टिस बाहर आता है। ठीक है, तो ये था आपका ब्रेशर के बारे में और नर जनन अंग तंत्र के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं एक नए भाग के साथ। ठीक है, धन्यवाद।